बड़ी खबर, सीएम और पुलिस अधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में सीएम नायब सैनी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और इस पूरी बैठक को लेकर तमाम जानकारी दी जाएगी। कुछ ही देर में सीएम नायब सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम और पुलिस अधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है। कुछ ही देर में सीएम नायब सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पे आपको बता दें डीजीपी और होम सेक्रेटरी भी मौजूद थे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, सीएम और पुलिस अधिकारियों के बीच चल रही जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। कुछ ही देर में सीएम नायब सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जहां आपको बता दें कि इस बैठक में डीजीपी, होम सेक्रेटरी और एडीजीपी मौजूद रहे। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी बैठक को लेके? क्योंकि अब से कुछ ही देर में सीएम नायब सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इस बैठक से जुड़ी तमाम जानकारियां भी वो साझा करेंगे। तो चलिए हम संवाददाता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ही देर में अब सीएम नायब सैनी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और इस बैठक से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट उनकी तरफ से दिया जाएगा कि आखिर आज इस बैठक में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। तो कुछ ही देर में सीएम नायब सैनी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। डीजीपी, होम सेक्रेटरी, एडीजीपी इस बैठक में मौजूद रहें। आज अपराध एवं कानून व्यवस्था के बारे में सभी पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को अपराध तथा अपराधियों को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश वो दिए गए हैं। मैंने यह भी कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि राज्य में पूरी तरह से अमन चैन कायम रहे। मैंने यह भी संदेश दिया है कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और काम में कोताही बरतने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अपराध की समीक्षा में यह भी पाया गया कि हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। पिछले अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इस वर्ष अपराध में कमी आई है, जो संतोष का विषय है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में गत वर्ष राज्य में कमी दर्ज हुई है। इसके अलावा नशे के विरुद्ध एवं साइबर क्राइम के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। अब तक 3,350 गांव, 876 वार्डों को नशा मुक्त करने का अभियान पुलिस द्वारा चलाया गया था, उसको घोषित किया है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय की तरफ से उनको प्रथम पुरस्कार भी मिला है। हरियाणा पुलिस को अपराध की रोकथाम के लिए मैंने फ्री हैंड दिया है। यह लक्ष्य भी दिया है कि नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2025 तक 70% गांव एवं वार्डों को नशा मुक्त किया जाए और उस
जो इस कारोबार में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो की जाए। मैंने ये भी कहा है कि विदेश में रहकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों एवं यहाँ पर उनके जो सहकर्मी हैं, मान लो कॉल करते हैं और फिर जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम चला करके इस अपराध की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम हमारे पुलिस करेगी। ये भी मैंने आदेश दिए हैं। इसके लिए पुलिस को जिन भी संसाधनों की आवश्यकता है वो सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी क्रम में जो बहादुर सैनिक हैं जिन्होंने अपराध को रोकने के लिए अच्छा काम किया है, ऐसे पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए ORP पॉलिसी वो शीघ्र लाई जाएगी, ताकि उनको जिन्होंने जान जोखिम में डाल करके अपराध को रोका है उनको प्रोत्साहित करेंगे। और इसके साथ ये भी है कि अगर कोई अपराधी रोकने में नाकाम रहा है उसके लिए भी अलग से वो सख्ताई से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे उसकी डिमोशन करें या कुछ और हो, वो पॉलिसी के अंदर सारा आएगा। ये भी हमने कहा है। हरियाणा में डायल 112 सेवा को और सक्षम बनाने के लिए रिस्पांस टाइम कम करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे, ताकि अभी लगभग 6.5 मिनट के अंदर पहुंचती है और गति से इसके अंदर चाहे हम अलग से उसमें और नई गाड़ियां शामिल करें, इस समय को भी और कम किया जाएगा ताकि अपराधी अपराध करके बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैंने ये भी कहा है कि अवैध इमिग्रेशन को काबू करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसकी रोकथाम हेतु एक नया कानून लाया जाएगा, जिसको आने वाले इस बजट सत्र के अंदर वो पेश किया जाएगा। जिला नूह में कानून एवं व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हरियाणा पुलिस की एक बटालियन वहां स्थापित की जाएगी। इसके लिए जमीन आवंटन हेतु जिला उपायुक्त एवं जिला अध्यक्ष नूह को जल्द से जल्द जमीन की पहचान करके सरकार के ध्यान में लाने का कहा गया है। हमने चुनाव घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए की योजनाएं लागू करने का वायदा किया था। इसके लिए पुलिस विभाग को आज आदेश दिए गए हैं कि इसका विस्तृत प्रस्ताव जल्द से जल्द सरकार को भिजवाने को सुनिश्चित करें। हमने अपराध की रोकथाम हेतु CCTV कैमरे से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को अधिक से अधिक स्थानों को कवर करने के भी आदेश दिए हैं, वो भी कहा है। और हरियाणा में क्योंकि क्राइम और कम हो, जिस गति से कम हुआ है इसके अंदर और कमी आए, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर नकेल कसी जाए। आज इन विषयों के ऊपर बातचीत हुई। जिस तरीके से जो डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि साइबर क्राइम आजकल जो है वो लगातार काफी बढ़ते जा रहे हैं सर मामले साइबर क्राइम के। साइबर क्राइम के अंदर भी हमने जो प्रेजेंटेशन के अंदर आया है उसके अंदर भी देश में सबसे ज्यादा जो साइबर क्राइम को पकड़ने का जो जिसने साइबर क्राइम किया है वो केसेस हमारे हरियाणा के अंदर हैं और उसको और गति दी जाएगी। जैसा मैंने कहा है कि हमने पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कोई और आवश्यकता है उसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट का बात हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर की थी, ताकि
साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए भी अपराधी के ऊपर तत्परता से कार्रवाई हो, उसके लिए हमने सारा बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के कई सूचनाएं मिली है कि दिल्ली पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क को भी पकड़ा बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के, रोहिंग्या को लेकर के। दिल्ली एनसीआर में भी इस तरह के कई मामले देखने को मिलते हैं, उसको लेकर कोई रणनीति या किसी तरह की बात हुई? नहीं, देखिए, ऐसे लोगों को मैंने पीछे भी कहा था कि ऐसे जो रोहिंग्या या बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कहां कहां पर वो बैठे हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उनकी लिस्ट बना करके उनको भी यहाँ क्या निर्णय करना है उसका करके उनको वापस भेजने का काम किया जाएगा। देश में बैठ के जो टारगेट कर रहे हैं, विदेश में जो गैंगस्टर बैठ के हरियाणा में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे गैंगस्टरों को विदेशों से लाने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाएगी? उसके लिए भी, क्योंकि पूरा एक एनआईए के साथ बैठ करके समय समय के ऊपर हमारे पुलिस के अधिकारी उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मसला है और उसके अंदर कुछ केसों के अंदर हमें वहाँ पर उनको लाने में सफलता भी मिली है, परंतु कुछ और हैं उसके पीछे लगे हुए हैं। हमने कहा है कि जो अपराधी हैं बाहर से बैठ करके जो इस प्रकार का सिस्टम को चलाते हैं, उनके जो गुर्गे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, एक अभियान चला करके ऐसे लोगों को, इन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को समाप्त करने का काम, उसकी कमर तोड़ने का काम ये हमारी पुलिस करेगी। और उसके लिए मैंने कहा है कि पुलिस को जिस भी संसाधन की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम साहब, आप पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। 3 जो आपराधिक कानून लागू हुए हैं जुलाई 2024 से, उनको हरियाणा में पूरे तरीके से कब तक इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, या फिर कर रहे हैं तो उसमें किसी तरीके की कोई चुनौती तो नहीं है आज पुलिस के सारे हमले के साथ? नहीं, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और उसको भी हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी ही इस पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 लॉज आए हैं, भारत पिनल कोड, उसके तहत हमारी हरियाणा वो राज्य बनेगा। जल्दी ही हम उसके तरफ पहुंच गए हैं और लगभग 28 फरवरी तक इसको पूर्ण कर लेंगे और 28 फरवरी के बाद कभी भी कोई कार्यक्रम होगा तो उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि देखिए सर, नशा पंजाब या फिर राजस्थान दूसरे स्टेट से आता है, तो उसके लिए भी कोई चर्चा हुई सर? हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेट कमेटी है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेट कमेटी है, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है, उसकी बैठकें भी हुई हैं। लगभग 272 के करीब में बैठकें हुई हैं और हमने कहा है कि इसको समय समय के ऊपर एक बड़ी बैठक का भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सीएम स्तर के जो राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी उसके अंदर शामिल हों और अलग अलग जहाँ जहाँ पर भी वो बैठक रखनी है उसके ऊपर चर्चा विचार करके, ताकि इस नशे के ऊपर काबू पाया जा सके। और ऐसे लोग, हमने ये भी कहा है कि नशा जहाँ से चलता है, जहाँ तक पहुँचता है और बीच में जहाँ वो रुकता है, उस सब को चिन्हित करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि युवाओं को इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति से रोका जा सके, उनको बचाया जा सके। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जाट आरक्षण की बात कर रहे थे, आज उन पर पूर्वांचलियों का अपमान करने को लेकर के आरोप लगाए। किस तरीके से देख रहे हैं केजरीवाल के इन बयानों को चुनावी माहौल में? देखिए, क्योंकि केजरीवाल साहब ने झूठ की दुकान खोल रखी है और वो झूठ बोलता है, अपना उल्लू सीधा करता है। जो व्यक्ति ने ये संकल्प लिया था कि मैं दिल्ली के प्रदेश के लोगों की सेवा करूंगा, वो प्रदेश के लोग तो छूट गए, अपनी सेवा कर ली। आपके सामने है, दिल्ली के लोगों को भी मालूम है कि अपने उसमें लगा हुआ है और अब उसको लगने लगा है कि अब दिल्ली के लोग मुझे घास नहीं डालेंगे। अब वो कभी कांग्रेस की तरफ देखता है जिसको गालियां देता था, उसकी तरफ देख रहा है कि मैं शायद उसके साथ मिलकर के कहीं ना कहीं
दोबारा फिर सत्ता के अंदर आ जाऊं, परंतु जिस प्रकार का उनका शासनकाल रहा है, जो उन्होंने वायदे किए थे, एक भी वादे के ऊपर वो पूरा नहीं उतरा और उल्टा लोगों को प्रताड़ित किया। झूठे वायदे करके लोगों का वोट लेने का उसने काम किया। इससे अलग कुछ नहीं, अब लोग समझ चुके हैं। सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इनका गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन, अब जो ये गठबंधन है वो दिल्ली चुनाव में बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि मेरा सपोर्ट अरविंद केजरीवाल को है, जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा। तो इस गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये इंडी गठबंधन के लोग हैं और इंडी गठबंधन के अंदर आप अगर उनके चेहरों को देखेंगे, कोई भी है, उन सब के चेहरे भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं दाग है। फिर इनको शर्म तो इस बात की आती नहीं किसके साथ समझौता करना है, किसके नहीं करना, क्योंकि इन्हीं के ही इंडी गठबंधन के लोग जब सारे एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, फिर शर्म किससे है? चाहे वो ममता से समझौता करे, चाहे वो कांग्रेस से समझौता करे, चाहे वो अखिलेश यादव से कर ले, किसी से भी कर ले, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये इनका, क्योंकि ये अपने आप को बचाने के लिए समझौते कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आग्रह आप लोगों से ये है, सभी, क्योंकि मीडिया आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आज चर्चा हुई थी, आपराधिक गतिविधियों को लेकर के, मीडिया कर्मियों से ये आग्रह है कि जो इस प्रकार के लोग हैं उनकी कभी भी फोटो मत दिखाइए। उससे आपको भी बचना चाहिए, ऐसे लोगों की फोटो मत दिखाइए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हमारे नए नए युवा हैं, वो प्रभावित होते हैं, वो भी, क्योंकि रास्ता दिखता है उनको। हमने उन युवाओं को बचाना है। सर, एसओपी जारी होने के बाद